हाय स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने डीएलएड फर्स्ट ईयर F1 से लेकर के F5 तक के नोट्स देखे हैं। आज की इस वीडियो में हम F6 शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य इसके नोट्स को डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। F6 है शिक्षा में जेंडर और समावेशी परिप्रेक्ष्य। इसकी इकाई 1 है समावेशी शिक्षा की समझ। तो समावेशी शिक्षा होता क्या है? समावेशन युक्त शिक्षा का अर्थ है सामान्य विद्यार्थियों के साथ विशिष्ट बालकों को सामान्य नियमित कक्षाओं और विद्यालयों में शिक्षा देना, विशिष्ट बच्चों के लिए उनके हिसाब से सहायक उपकरण की व्यवस्था करना तथा उनके लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षक की भी व्यवस्था करना। अपवर्जन एक ऐसी अनैतिक क्रिया है जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को केवल शारीरिक या मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी छीन कर देती है, उन्हें शिक्षा से वंचित कर देती है और उन्हें किसी काम के लायक नहीं माना जाता है। हाशिए का समाज। हाशिए के समाज में वंचित वर्ग आते हैं। वंचित वर्ग का अर्थ अभाव या विहीन, ऐसा व्यक्ति या समाज जिसको सुविधाओं से अलग कर दिया गया हो या वे सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हों। वंचित वर्ग के प्रकार: माता पिता के स्नेह से वंचित, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित, आर्थिक दृष्टि से वंचित और सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग। भारतीय समाज में जेंडर का अर्थ महिला या पुरुष होता है। जब महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है तो उसे लिंग भेद कहते हैं। हमारे समाज में बहुत लिंग भेद किया जाता है और ऐसी भी महिलाओं की कोई कमी नहीं है जो देश का नाम रोशन कर रही है। लगभग सभी क्षेत्रों में महिला प्रमुख स्थान पर काम कर रही है। फिर भी समाज में लिंग भेद होते हैं। इनको दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न कानून भी बनाए हैं जिससे इसमें कुछ सुधार आए हैं। इसे पूरी तरह ख़त्म करने के लिए समाज को भी अपना कदम बढ़ाना होगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांगजन, ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, वह विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ये बालक अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि में अपनी आयु के बच्चों से अलग रह जाते हैं। इस प्रकार के बच्चों का विकास या तो इतना तीव्र या ज़्यादा होता है कि वो अन्य बच्चों से आगे निकल जाते हैं या इतना कम होता है कि वो पीछे रह जाते हैं। जिन बालकों में शारीरिक कमियां, मानसिक कमियां होती है वे उन्हें दिव्यांग बालक कहते हैं। वे अपनी इस कमियों की वजह से पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन्हें अपनी ज़िंदगी यापन करने के लिए सहायक उपकरणों की ज़रूरत होती है। कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ। पाठ्यचर्यात्मक और शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ। तो पाठ्यचर्यात्मक संदर्भ में हर तरह की शिक्षण अधिगम पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। शिक्षण का उद्देश्य, सफलता और असफलता भी पाठ्यक्रम पर ही आधारित होता है। पाठ्यक्रम बालकों की शिक्षण अधिगम से संबंधित मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, जिसमें उस ज्ञान और कौशल का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए जिसे बालक प्राप्त कर सके। पाठ्यक्रम बालक के इन्हीं विभिन्न कौशलों को निखारकर सामने लाने में मददगार होता है और ऐसे में ये जरूरी है कि पाठ्यक्रम सभी बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। समावेशी शिक्षा संबंधित पाठ्यक्रम भी यह सुनिश्चित करता है कि जिन मानकों की तरह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वे मानक इतने विस्तृत तथा व्यापक हो कि बालकों के अधिगम से संबंधित ज़रूरतें पूर्ण हो सके। पाठ्यक्रम की विशेषता निम्न है। पहला, पाठ्यक्रम में व्यवहारिकता होनी चाहिए। सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों का भी ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम अलगाव से एकीकृत होने वाला होना चाहिए। शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ में समाज में अप्रत्यक्ष रूप से इतना भेदभाव है कि सामाजिक समावेशीकरण करना अत्यंत कठिन हो रहा है। यदि समाज समावेशीकरण करना चाहता तो उसे सामान्य व विशिष्ट बालकों के मध्य भेदभाव को खत्म करना होगा। जब तक भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक समावेशीकरण संभव नहीं है। समाज के सभी नागरिकों को समावेशीकरण के लिए आगे आने की ज़रूरत है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं आवश्यकता। समावेशी शिक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा दी जाती है। सभी विद्यार्थी का अर्थ ऐसे बच्चे भी हैं जो शारीरिक विकलांग हो या कोई शारीरिक कमियां हों, जैसे सुनाई नहीं देना, चलने में कठिनाई होना, दिखाई नहीं देना। इस तरह के बच्चों को विद्यालय वातावरण में थोड़ा बदलाव कर विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा सहायक उपकरण की मदद से शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो इससे विशिष्ट बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। सामान्य बच्चों की तरह उन्हें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जा सकता है। उनमें हीन भावना पनपने से रोका जा सकता है। उनके अंदर की प्रतिभा को निखारा जा सकता है।
उनके लिए सहायक उपकरण की व्यवस्था की जा सकती है। वे भी सामान्य, खुशहाल और सफल ज़िंदगी जी सकते हैं। वे भी एक जागरूक इंसान व नागरिक बन सकते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति एवं प्रक्रिया। आकलन छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आकलन केवल सामान्य छात्रों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसकी परिधि में वे भी बालक आ जाते हैं जो विशिष्ट आवश्यकता रखते हैं। आकलन एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह समावेशीकरण की प्रक्रिया में योगदान देता है, साथ ही यह बच्चों के कौशलों का विकास करने में भी सहायता करता है। शारीरिक निषेधता वाले बच्चों का आकलन शुरुआत में ही कर लेना चाहिए ताकि उन्हें उस तरह से प्रशिक्षित किया जाए जिनसे उनका सही से बौद्धिक विकास हो सके। सर्व असमर्थता वाले बच्चे जो हैं उनको मौखिक रूप से तो परीक्षा लेना संभव नहीं है, इसलिए उनसे लिखित परीक्षा ली जाती है। दृश्य असमर्थता वाले बच्चे जो हैं इनसे लिखित परीक्षा लेना संभव नहीं है, ऐसे में मौखिक परीक्षा ली जाती है। टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ ब्रेन लिपि का भी प्रयोग किया जाता है। इकाई 2 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और बिहार का संदर्भ। पश्चिमी देशों ने इस समाज के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ष 1980 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था। बाद में हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, कानूनविदों एवं अनुसंधानकर्ताओं को विशिष्ट समाज के प्रति सोचने और उनके प्रति जागरूक करने की कोशिश की। उन्होंने 1981 को विकलांग वर्ष घोषित किया। साथ ही भारत सरकार विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं भी चला रही थी। सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन कराया और समानता के लिए शिक्षा नामक अध्याय में इस विशिष्ट वर्ग के बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास एवं समाज के साथ उन्हें जोड़ने के लिए व्यवस्था की। मानव संसाधन मंत्रालय ने अशक्त बालकों को सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ पढ़ने, सीखने एवं व्यवहार के हर पहलुओं में अच्छे तालमेल के लिए NCERT को राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया। भारत सरकार ने देश भर के सभी राज्यों को इस योजना को अपने अपने राज्यों में क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी सौंपी। बिहार राज्य में भी इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी विभाग को सौंपी। इसके बाद से हर योजना में विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगे हैं। उनके लिए अच्छे स्कूल, सहायक उपकरण और विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाने लगी है। विभिन्न योजनाओं के बाद भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो निम्न है। पढ़ाई में पिछड़ा होना, याददाश्त में कमी होना, कक्षा में ध्यान नहीं देना, तुरंत इनाम पाने की लालसा, असफलता से डरना, शरीर के अंगों के बीच सामंजस्य नहीं होना, आत्मविश्वास की कमी होना, स्वयं और दूसरों को हानि पहुंचाना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उसके हम प्रकार क्या है, पहचान के तरीके व सीमाएँ। तो जो दृष्टि निषेधता होंगे या तो पूर्ण होंगे या आंशिक होंगे। श्रवण निषेधता में पूरी तरह से वो सुन नहीं सकते या आंशिक रूप से सुन नहीं सकते हैं। शरीर या अस्थि निषेधता, मानसिक निषेधता, अधिगम अक्षमता, बहु निषेधता, ऑप्टिज्म यानी अपने आप में खोए रहना। निषेध बच्चों की पहचान किस तरह से करेंगे? अब जो दृष्टि निषेधता यानी कि जिन्हें कम दिखाई देता हो, ऐसे बालकों की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं कि उन्हें आँखों में दिखाई देने वाली विकृति होगी। आँखों को बार बार मलना, बार बार आँखों का लाल होना, पाठ्य सामग्री को बहुत नज़दीक से देखना, आँखें झपकना, आँखों से ज़्यादा देर काम करने पे सर दर्द करना, वस्तुओं एवं व्यक्तियों से टकराना, आँखों में पानी भर आना, शाम में देखने में कठिनाई होना, प्रकाश से दूर रहना, शाम पट के नज़दीक बैठना। श्रवण निषेधता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? वो तेज़ी से बोलेगा, तेज सुनेगा, कान का बहना, कान में दर्द की शिकायत करना, कान खुजलाना, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। शारीरिक निषेधता में शरीर के किसी भाग में विकृति होना, चलने बैठने खड़े होने में कठिनाई होना, झटके से चलना, लकवा पोलियो से प्रभावित होना। मानसिक निषेधता में पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा होना, याददाश्त में कमी होना, कक्षा में ध्यान नहीं देना, स्वयं एवं दूसरों को हानि पहुंचाना, एकाग्रता में कमी होना, ये सारी चीज़ें होंगी। अधिगम अक्षमता में पढ़ते समय अधिगम या पढ़ाई में परेशानी होना, शब्दों को छोड़ के पढ़ना या अपने मन से शब्दों को जोड़ देना, खराब लिखावट, शब्दों में उचित अंतर नहीं, भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, अस्थिर, अति चंचल, अनावश्यक कार्य करना, ये सारी चीज़ें होगी। बहुनिषेधता यानी एक से अधिक विकलांगता जिसमें होगी। ऑप्टिज्म, बच्चा अपने आप में खोया रहता है। निषेधता के कारण जन्म के पूर्व गर्भ अवस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य स्तर निम्न होना या कुपोषित होना। जन्म के समय बच्चों का देर से रोना या बच्चों का कम वजन का होना।
बलपूर्वक प्रसव कराने या बच्चों को चोट लग जाना, इससे भी निषक्ता हो सकती है। जन्म के बाद समय पर टीकाकरण नहीं कराना, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना, बच्चों में किसी संक्रमण बीमारी का फैल जाना। इसके अलावा डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई को कहते हैं, डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई को कहते हैं और डिस्कैलकुलिया गणितीय कौशल में कठिनाई को कहते हैं। इकाई 3 है जेंडर विमर्श और शिक्षा। जेंडर अवधारणा और संदर्भ, प्रीतिसत्ता व नारीवाद विमर्श के संदर्भ में जेंडर विभेद। जेंडर का अर्थ महिला और पुरुष होता है। हमारे समाज में पुरुषों का ज़्यादा महत्व हमेशा से दिया जा रहा है। समाजशास्त्र के विद्वानों ने प्रीतिसत्ता को प्राचीन काल से चली आ रही एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। इस व्यवस्था में पिता का प्रतिनिधित्व उनका बेटा करता है, पिता के संपत्ति पे बेटे का हक होता है, पिता के नहीं रहने पे बेटा उस घर का मुखिया कहलाता है और बेटे की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार की सुरक्षा करे। घर की सभी महिलाओं को उनके कहे अनुसार कार्य करना होता है। पुरुष को ज़्यादा बुद्धिमान और ताकतवर समझा जाता है, जबकि यह माना जाता है कि महिलाओं का दायित्व है घर का काम करना, बच्चों का लालन पोषण करना। शादी के बाद महिलाओं को अपने पिता के घर में कोई अधिकार नहीं मिलता है। सभी धर्मों में भी जिस तरह पुरुष महिला के काम में बंटवारा किया गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला पुरुष में भेदभाव किया जाता है। लेकिन आज के समय में इस परिदृश्य में काफ़ी हद तक बदलाव दिख रहा है। आज लड़कियों को समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है। महिलाओं के हक में सरकार ने विभिन्न कानून को पारित किया है। बहुत सारी गैर सरकारी संस्था भी महिलाओं के लिए काम कर रही है। बच्चों के समाजीकरण में जेंडर की भूमिका, बचपन, परिवार, समुदाय और मीडिया का रोल। तो बच्चों के समाजीकरण में परिवार, समुदाय और मीडिया अहम भूमिका निभाता है। बच्चे सबसे पहले परिवार और समुदाय से जुड़ते हैं। बच्चे बचपन से ही देखते आते हैं कि माँ घर का काम करती है और खाना बनाती है, कपड़ा साफ करती है, जबकि पापा बाहर का काम करते हैं। तो ऐसे में बच्चों में ऐसी सोच विकसित होती है कि लड़कियां घर का काम करना है और लड़कों को बाहर का काम करना है। जबकि ऐसा परिवार जिसमें दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते हैं, वहाँ के बच्चे में ऐसी बात नहीं पनपती है। उनके मन में महिला पुरुष को लेकर अलग धारणा नहीं बनती है। मीडिया भी इसमें भूमिका निभाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वह टेलीविज़न या मोबाइल का प्रयोग करने लगते हैं। उसमें वो समाचार सुनते हैं जिसमें तरह तरह की खबर आती रहती है, जिसका असर बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था व विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद। शिक्षा व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं जेंडर विभेद दिखता है, जिसे दूर करने की ज़रूरत है। बच्चों के पाठ्यपुस्तकों में देखा जाए तो घर का काम करते हुए महिलाओं को दिखाया जाता है और ऑफिस का काम करते हुए पुरुषों को दिखाया जाता है। हालांकि अब इसमें बहुत हद तक बदलाव किया गया है। महिलाओं को भी बाहर का काम करते हुए दिखाया गया है। कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे बच्चों का जेंडर के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। किंतु अभी भी पुरुषों को घर का काम करते हुए नहीं दिखाया जाता है। कक्षाई प्रक्रिया में भी जरूरी है कि शिक्षक छात्र छात्राओं के साथ समान व्यवहार करें, उन्हें समान अवसर प्रदान करें, उनमें जेंडर को लेकर कोई नकारात्मक बातें न पनपे, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों जैसे खेल कूद, गीत संगीत में भी बराबरी का अवसर देने की ज़रूरत है, जिससे छात्राओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जेंडर संवेदनशीलता और समानता में शिक्षा की भूमिका। किसी भी गलत धारणा और कुरीतियों को ख़त्म करने में शिक्षा की भूमिका बहुत ही अहम होती है। शिक्षा सही गलत की पहचान करवाती है। इसी तरह शिक्षा के द्वारा बच्चों को यह ज्ञात होता है कि लड़के और लड़कियां दोनों सभी कार्य को कर सकते हैं। कोई भी इंसान लड़का लड़की होने से पहले इंसान होता है और दोनों को समान अधिकार और हक मिलना ही चाहिए। ग्रामीण इलाकों में महिला शिक्षा पर अत्यधिक जोर देने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं भी बनाई है। वैसे तो सभी बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त में दी जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ा गया है और छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना तथा छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की गई है। समाज में महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार हमेशा से प्रयासरत है।